सरासर डकैती थी। हालांकि अपने आश्चर्य के बावजूद प्रारंभिक झटके के बाद विवान खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक सका। एक सरनी मास्टर के कार्य वास्तव में इतने महंगे थे। अगर वह सफलतापूर्वक एक सरनी मास्टर बन सकता है तो क्या स्पिरिट कॉइन बस बरसेंगे नहीं। तब कीमती हथियार, अमृत और बाकी सब कुछ अब कोई समस्या नहीं होगी। गहरी सांस लेते हुए विवान ने कहा, ठीक है, तो मुझे फिलहाल पिछली सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बदलाव करूंगा। कृपया मेरे लिए यह चीजें तैयार करें। चर्म पत्र, 100 फ्लावर लीफ रूट, मेरिडियन लेवल 2 राक्षसी जानवर, ब्लैक डेमन वुल्फ मज्जा, स्पिरिट सोरिंग सल्फर, अभी भी प्रत्येक के 10 भाग। विवान ने मूल रूप से सीधे स्पिरिट गैदरिंग रन बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय उसने अचानक अपना विचार बदल दिया। हालांकि स्पिरिट गैदरिंग रन और फ्यूजन मार्शल रन दोनों सबसे बुनियादी सरणी पैटर्न हैं। स्पिरिट गैदरिंग रन फ्यूजन मार्शल रन से थोड़ा अधिक उन्नत है। इसके लिए थोड़ी अधिक कीमती सामग्री की आवश्यकता होती है और स्वाभाविक रूप से इसे उकेरना अधिक कठिन होता है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए विवान ने पहले एक फ्यूजन मार्शल रन स्क्रॉल को परिष्कृत करने का फैसला किया और फिर तैयार उत्पाद को नीलामी के लिए ट्रेजर पवेलियन में ले गया। उसके बाद उसके पास साक्षी को चुकाने के लिए पैसे होंगे और स्पिरिट गैदरिंग रन बनाने के लिए सामग्री खरीदना जारी रखने के लिए पैसे भी बचेंगे। यह वास्तव में एक जीत की स्थिति थी और फिलहाल सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, रिसेप्शनिस्ट ने उत्साह से कहा। जब तक विवान ट्रेजर पवेलियन से 9 यांग मार्शल मेंशन लौटा तब तक आसमान पहले ही काला होना शुरू हो गया था। 2 भारी सामग्री बैग ले जाते हुए विवान सीधे अपने निवास पर वापस गया और खरीदे गए सामान को अटारी में सावधानी से रखा। 1000 स्पिरिट कॉइन और अचानक 800 से अधिक चले गए। एक सरनी मास्टर के रूप में खेती करना वास्तव में एक धन का गड्ढा है। विवान को थोड़ी असहायता महसूस हुई। हालांकि एक सरनी मास्टर की पैसे कमाने की क्षमता को सोचते हुए उसके चेहरे पर असहायता तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह उत्साह ने ले ली। गहरी सांस लेते हुए विवान ने खरीदी गई सामग्री को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। विवान ने संक्षेप में योजना बनाई कि वह 15 दिनों के भीतर सरणी महारत की कला को एक छोटी उपलब्धि तक विकसित करने का इरादा रखता है। फिर नीलामी के लिए फ्यूजन मार्शल रन स्क्रॉल बनाने के लिए उस पर निर्भर रहेगा। अर्जित स्पिरिट कॉइन के साथ वह खेती के लिए स्पिरिट गैदरिंग रन बनाने के लिए सामग्री खरीदेगा। खेती करते हुए वह अमृत, अमर जड़ी बूटियों और कीमती हथियारों के बदले सरनी रन स्क्रॉल बनाना भी जारी रखेगा। इस तरह 3 महीने के भीतर विवान को पूरा विश्वास था कि वह बॉडी टैंपरिंग के 8वें स्तर तक पहुँच सकता है और बॉडी टैंपरिंग के 9वें स्तर तक पहुंचना भी संभव था। जल्द ही विवान ने खरीदी गई सामग्री को छांटा और व्यवस्थित किया, फिर उन्हें फिर से रख दिया। शुरू करो, उसने मन ही मन सोचा, फिर उत्सुकता से अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने दिमाग में सरनी पैटर्न को एकीकृत करने के बाद वह पहले से ही जानता था कि एक सरनी मास्टर की खेती के साथ कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले उसने चर्म पत्र निकाला और प्रारंभिक स्क्रॉल बनाना शुरू कर दिया। यह कदम अपेक्षाकृत सरल था और कोई भी इसे कर सकता था, इसलिए विवान ने जल्दी से यह पहला कदम पूरा कर लिया, जिससे 9 प्रारंभिक स्क्रॉल बने। तैयार प्रारंभिक स्क्रॉल को देखकर विवान ने एक मुस्कान दिखाई। हालांकि यह पहला कदम सरल था, फिर भी यह चीजें उसके अपने हाथों से बनी थीं। ठीक उसके अपने बच्चों की तरह उसे स्वाभाविक रूप से थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। यह खाना पकाने जैसा था। भले ही पकवान सादा हो, जब तक उसने इसे खुद बनाया है वह इसे चाव से खाएगा। खुद को थोड़ा शांत करते हुए विवान ने दूसरा कदम शुरू किया। दूसरा कदम रंगीन स्याही तैयार करना। तथाकथित रंगीन स्याही उन विशेष स्याही को संदर्भित करती है जिनका उपयोग सरनी पैटर्न उकेरते समय किया जाता है। एक सरनी मास्टर कुछ कीमती सामग्रियों को राक्षसी जानवर के रक्त और मज्जा के साथ मिलाता है, फिर उन्हें पीसता है और सच्ची शक्ति के साथ समायोजित करता है ताकि अंततः यह रंगीन स्याही प्राप्त हो सके। प्रारंभिक स्क्रॉल और रंगीन स्याही के साथ एक सरनी मास्टर पूरी तरह से समझे गए सरनी पैटर्न को प्रारंभिक स्क्रॉल पर छाप सकता है ताकि तैयार उत्पाद बनाया जा सके। विवान ने फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर को सक्रिय किया, अपने शरीर के भीतर सच्ची शक्ति को जुटाया। उसकी आभा अचानक बदल गई और उसने एक और खेती विधि हेवनली वन सोल आर्ट का संचार करना शुरू कर दिया। उसने सरनी पैटर्न को एकीकृत करते समय यह खेती विधि प्राप्त की थी। यह विशेष रूप से आत्मा खेती के लिए थी और सरनी कला का प्रदर्शन करते समय सरनी मास्टर्स के लिए एक आवश्यक तकनीक थी। धीरे से अपना हाथ उठाते हुए विवान ने 100 फ्लावर लीफ रूट, मेरिडियन और स्पिरिट सोरिन सल्फर प्रत्येक का एक हिस्सा निकाला। अपनी आत्मा शक्ति को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए उसने इन दोनों सामग्रियों को घेर लिया। फिर उसने उनमें अपनी सच्ची शक्ति डाली, दोनों सामग्रियों को सीधे कुचल दिया और उनके विखंडन के बाद उत्पन्न रस निकालने लगा। इसके बाद उसने निकाले गए रस को लेवल 2 राक्षसी जानवर ब्लैक डेमन वुल्फ के मज्जा के साथ मिलाया और उसकी आत्मा शक्ति और भी अशांत हो गई क्योंकि उसने रंगीन स्याही तैयार करना शुरू कर दिया। बस एक हल्की रोशनी चमकी
विवान की छाती के सामने तरल का एक द्रव्यमान मिल रहा था। कभी कभी आकार बदल रहा था। धीरे धीरे विवान के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं और उसका चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया। रंगीन स्याही बनाना यह कदम प्रारंभिक स्क्रॉल बनाने जैसा बिल्कुल नहीं था। यह कदम बहुत मुश्किल था। यानमो बनाने की प्रक्रिया में न केवल आत्मा शक्ति और सच्चे सार का उपभोग होता है, बल्कि सरनी मास्टर की महत्वपूर्ण ऊर्जा, आत्मा और मन पर भी आश्चर्यजनक रूप से असर पड़ता है। विवान ने अपनी छाती के सामने तरल की एक गेंद को ध्यान से देखा। उसका दिमाग अत्यधिक केंद्रित था। तरल को धीरे धीरे समायोजित करने के लिए अपने सच्चे सार और आत्मा शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। गल्प। तरल पदार्थ की यह गेंद लगभग मुट्ठी के आकार की थी। जैसे ही विवान ने इसमें सच्चा सार और आत्मा शक्ति डाली, यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और कुछ काला चिपचिपा पदार्थ गिरने लगा। यह चिपचिपा पदार्थ एक अशुद्धता थी जो अनिवार्य रूप से यानमो के उत्पादन के दौरान उत्पन्न हुई थी, जो अनिवार्य रूप से कई सामग्रियों को परिष्कृत करने से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद था। विवान ने ध्यानपूर्वक सच्चे सार को इंजेक्ट किया और साथ ही स्वर्गीय एक आत्मा कला का संचालन किया। तरल को सावधानी पूर्वक बनाए रखा। इस प्रक्रिया में वह अपने सीने के सामने तरल को सच्चे सार और आत्मा शक्ति के उचित अनुपात के साथ मिला रहा था। यह एक अत्यंत सटीक प्रक्रिया थी, यहाँ तक कि एक छोटी सी चूक भी विफलता का कारण बन सकती थी। धीरे धीरे विवान के माथे पर पसीने की बूंदें घनी होती गईं। उसकी जीवन शक्ति, आत्मा और मन बुरी तरह से समाप्त हो गए थे और यही वह क्षण था जब उसने जो सच्चे सार और आत्मा शक्ति का इंजेक्शन लगाया था, उसका अनुपात थोड़ा अव्यवस्थित हो गया था। अच्छा नहीं है, विवान ने मन ही मन कहा। अपनी छाती के सामने तरल पदार्थ को रखते हुए विवान ने जल्दी से सच्चे सार और आत्मा शक्ति के अनुपात को बहाल करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से एक गलत कदम उठाने के बाद इसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। नतीजतन उसने लगातार कई और गलतियां की। सूक्ष्म। एक हल्की सी आवाज के साथ उसकी छाती के सामने रखा तरल पदार्थ टूटकर चारों ओर फैल गया। फर्श पर बिखरे तरल को देखकर विवान का दिल पसीज गया। यह 80 स्पिरिट सिक्के थे जो एक साधारण परिवार के लिए 7 साल तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन अब उसके हाथों में 80 स्पिरिट सिक्के एक पल में गायब हो गए। इसने उसे फिर से आह भरी। एक सरनी मास्टर की खेती ने वास्तव में पैसे जलाए। आम लोगों के बीच इसे कौन खरीद सकता है। गहरी सांस लेते हुए विवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और साथ ही साथ अपने सच्चे सार और आत्मा शक्ति को बहाल करने के लिए 4 चरम शास्त्र और स्वर्गीय एक आत्मा कला को प्रसारित किया। उसी समय उसने अभी को समायोजित करने की प्रक्रिया को याद किया, त्रुटियों के कारणों का सारांश दिया। असफलता के माध्यम से प्रगति करना एक सिद्धांत था जिसे विवान ने अपने पिछले जीवन में सीखा था, इसलिए वह थोड़ा भी निराश नहीं हुआ। आसमान पूरी तरह से काला हो गया था और धरती पर रात छा गई थी। विवान ने आराम नहीं किया। खरीदी गई मोमबत्ती पर भरोसा करते हुए उसने अटारी में यानमो बनाने का अभ्यास जारी रखा। पहली विफलता का सारांश देने के बाद विवान यानमो को समायोजित करने के अपने दूसरे प्रयास में कुछ हद तक सहज था। दुर्भाग्य से यह पहली बार की तुलना में केवल थोड़ा ही सहज था। यह प्रयास फिर भी विफल रहा। 160 स्पिरिट सिक्के। विवान ने एक कड़वी मुस्कान दी। दूसरी असफलता के बाद विवान ने सामग्रियों के साथ समायोजन करने का प्रयास करना बंद कर दिया और इसके बजाय अपने मन में यानमो समायोजन प्रक्रिया का मानसिक अनुकरण किया तथा पिछली 2 असफलताओं का बार बार सारांश तैयार किया और उन्हें सुधारा। जल्द ही आधे घंटे से अधिक समय बीत गया। अपनी आंखें खोलते ही विवान की आंखों में रोशनी की एक चमक उठी। दोबारा उसने धीमी आवाज में कहा। उसने जल्दी से 2 पदार्थों, यह बैकाऊ रूट और लिंगजियान सल्फर को पीसकर जूस बना लिया। फिर उसने इन जूस को तैयार ब्लैक डेमन वुल्फ बोन मेरो के साथ मिलाया। साथ ही साथ असली सार और आत्मा शक्ति को इंजेक्ट किया। उन्हें एक विशिष्ट अनुपात में मिलाया। धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में काला चिपचिपा पदार्थ लगातार गिरता रहा और जमीन पर टपकता रहा। विवान पूरी तरह से एकाग्र था। उसकी आंखें चमक उठीं। 2 असफलताओं का सारांश देने के बाद इस बार वह असाधारण रूप से निपुण महसूस कर रहा था और सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। 1/4 घंटे के बाद उसकी छाती के सामने तरल पदार्थ, जो मूल रूप से मुट्ठी के आकार का था, आधा सिकुड़ गया था। इसी समय प्रकाश का एक धुंधला प्रभाव मंडल भी प्रकट हुआ। सफलता। विवान ने तुरंत सुखद आश्चर्य का भाव दिखाया। उसने अपनी छाती के सामने यानमो को अपने सच्चे सार से नियंत्रित किया और उसे ध्यान से एक कांच के बर्तन में रखा जिसे उसने पहले से तैयार किया था। बर्तन में तरल को देखते हुए एक हल्की 3 रंग की रोशनी टिमटिमाती हुई रहस्यमय आकर्षण का संकेत देती हुई। यह यानमो है, सचमुच असाधारण। विवान थोड़ा उत्तेजित था। तीसरा समायोजन अंततः सफल रहा। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए विवान ने सावधानी पूर्वक यानमो वाले बर्तन को एक तरफ रख दिया। फिर उन्होंने यानमो समायोजन का एक नया दौर शुरू किया। उन्होंने कुल 10 भाग सामग्री खरीदी थी। 3 का उपभोग हो चुका था और 7 और को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा थी। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और जल्द ही तारे गायब हो गए तथा सुबह की रोशनी धरती पर पड़ने लगी। अटारी के अंदर विवान ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसके चेहरे पर संतुष्टि की झलक थी। उसके सामने 6 बर्तन रखे गए जिनमें से प्रत्येक में एक ही 3 रंग का तरल था।
सभी यानमो। एक रात में उसने यानमो के 6 हिस्से सफलतापूर्वक समायोजित कर लिए थे। ओह, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए विवान ने गहरी सांस छोड़ी और सावधानी पूर्वक 6 बर्तन रख दिए। यानमो को एडजस्ट करने में पूरी रात बिताने के बाद विवान कुछ थक गया था। शुरुआती स्क्रॉल और यानमो को अलग रखने के बाद वह अटारी से नीचे चला गया। थोड़ी देर आराम करने की तैयारी कर रहा था। अब समय उसके लिए कीमती था। उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी से फ्यूजन मार्शल रन तैयार कर लेगा। हालांकि वह जल्दबाजी में बर्बादी होती है के सिद्धांत को भी जानता था। अगर वह थके हुए होने पर खुद को एक सरनी मास्टर के रूप में अभ्यास करने के लिए मजबूर करता है तो विफलता की दर अनिवार्य रूप से बहुत अधिक होगी और बहुत सारी सामग्री बर्बाद हो जाएगी। सुबह के सूरज की ओर मुख करके ध्यान करने के बाद विवान घर में दाखिल हुआ और झपकी लेने लगा। वह 3 घंटे सोया। 3 घंटे बाद विवान उठा और उसने अपने बिस्तर के पास लकड़ी की मेज पर कुछ खाना पाया। खाना सादा था लेकिन उसमें से हल्की खुशबू आ रही थी। खाने को देखते हुए विवान की आंखें नरम पड़ गईं। वह इस खाने से बहुत परिचित था। इसे देखते ही उसे पता चल गया कि अन्वी ने इसे बनाया है। उसने अनुमान लगाया कि जब अन्वी खाना बनाने के बाद उसे बुलाने आई थी तो उसने उसे सोते हुए पाया और उसे थका हुआ समझकर उसे परेशान नहीं किया, बस खाना बिस्तर के पास रख दिया। विवान ने हंसते हुए कहा, कितनी विचारशील छोटी लड़की है। विवान ने उठकर अपने आप को साफ किया और जल्दी से अन्वी द्वारा तैयार किया गया खाना खत्म किया। बर्तन साफ करने के बाद वह अटारी में वापस आ गया। उन्होंने सरनी मास्टर अभ्यास के पहले 2 चरण पूरे कर लिए थे, प्रारंभिक स्क्रॉल बनाना और यानमो। अब केवल अंतिम चरण बचा था। अंतिम चरण यानमो के साथ साथ सच्चे सार और आत्मा शक्ति का उपयोग करके प्रारंभिक स्क्रॉल पर पूरी तरह से समझे गए सरनी पैटर्न को अंकित करना, एक तैयार फ्यूजन मार्शल रन बनाना और फिर उसमें मार्शल कौशल शक्ति को शामिल करना था। मार्शल कौशल शक्ति की ताकत ने फ्यूजन मार्शल रन स्क्रॉल के अंतिम मूल्य को निर्धारित किया। सरल शब्दों में कहें तो फ्यूजन मार्शल रन में बॉडी टैंपरिंग लेवल लो ग्रेड मार्शल कौशल की शक्ति को शामिल करने से बॉडी टैंपरिंग लेवल लो ग्रेड फ्यूजन मार्शल रन स्क्रॉल प्राप्त होगा। बॉडी टैंपरिंग लेवल मिड ग्रेड मार्शल कौशल को शामिल करने से बॉडी टैंपरिंग लेवल मिड ग्रेड फ्यूजन मार्शल रन स्क्रॉल प्राप्त होगा। और इसी तरह बेशक मार्शल कौशल शक्ति का स्तर जो संचारित किया जा सकता था वह भी सरनी मास्टर द्वारा खींचे गए फ्यूजन मार्शल रन की गुणवत्ता से संबंधित था। यदि खींचा गया फ्यूजन मार्शल रन सामान्य गुणवत्ता का था तो संचारित की जा सकने वाली मार्शल कौशल शक्ति बहुत मजबूत नहीं होगी और अंतिम रूप से तैयार फ्यूजन मार्शल रन मार्शल कौशल स्क्रॉल का मूल्य स्वाभाविक रूप से अधिक नहीं होगा। अटारी में क्रॉस लेग करके बैठे विवान ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में फ्यूजन मार्शल रन को पाया। फिर गंभीरता से उसका अनुमान लगाना शुरू किया। उसने अपने दिमाग से इस सरनी पैटर्न को समझा। उसके दिमाग में छोटा फ्यूजन मार्शल रन तुरंत अनगिनत बार बड़ा हो गया। हर बुनियादी रेखा, हर घुमावदार कोना, सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह फ्यूजन मार्शल रन 6 परस्पर जुड़ी रेखाओं से बना था जो एक ऐसा संपूर्ण रूप था जो न केवल सुंदर था बल्कि उसमें एक विशेष दिव्य आकर्षण भी था। विवान की आत्मा शक्ति अत्यंत मजबूत थी और इस तथ्य के साथ कि फ्यूजन मार्शल रन सबसे सरल बुनियादी सरनी पैटर्न था, उसे इसे पूरी तरह से समझने में केवल 1 दिन लगा। अगला चरण अंतिम उत्कीर्णन का है। विवान ने खुद से कहा, सरनी पैटर्न को समझने का मतलब यह नहीं है कि कोई इसे आसानी से उकेर सकता है। यह दोनों एक ही बात नहीं है और प्रारंभिक स्क्रॉल बनाने और यानमो को समायोजित करने की तुलना में सरनी पैटर्न उत्कीर्णन का यह तीसरा चरण निसंदेह अधिक कठिन है। यानमो को समायोजित करने से दर्जनों गुना कठिन है। थोड़े आराम के बाद विवान ने उत्कीर्णन के लिए तैयार यानमो और प्रारंभिक स्क्रॉल का तुरंत उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने साधारण कागज और स्याही निकाली और फ्यूजन मार्शल रन के चित्रण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रारंभिक स्क्रॉल ठीक था लेकिन यानमो भयानक रूप से महंगा और उत्पादन में कठिन था, इसलिए विवान ने उत्कीर्णन के लिए सीधे यानमो का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। विवान का विचार था कि पहले साधारण कागज और स्याही का उपयोग करके फ्यूजन मार्शल रन को उकेरने का अभ्यास किया जाए। एक बार जब वह आसानी से फ्यूजन मार्शल रन को खींच सकता था तो वह वास्तविक अंतिम चरण पर आगे बढ़ेगा, यानमो के साथ प्रारंभिक स्क्रॉल पर सरनी पैटर्न को उकेरना। इस तरह वह कम से कम विफलता दर को कम कर सकता था। उन्होंने अपने विचारों पर कार्य किया, अपनी सच्ची आत्मा और आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया और उत्कीर्णन करना शुरू कर दिया। सरनी पैटर्न की नक्काशी ब्रश का उपयोग नहीं करती है बल्कि गाइड के रूप में पूरी तरह से सच्चे सार और आत्मा शक्ति पर निर्भर करती है। तैयार उत्पाद बनाने के लिए प्रारंभिक स्क्रॉल पर सरनी पैटर्न की रूपरेखा बनाने के लिए यानमो का उपयोग करती है। विवान ने सफेद कागज और साधारण स्याही का एक मोटा ढेर खरीदा। उसने स्याही की एक बूंद बनाने के लिए अपने सच्चे सार का इस्तेमाल किया। उसने आत्मा शक्ति भर दी और लगन से अभ्यास किया। दिन ब दिन समय बीतता गया और देखते देखते 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों के दौरान विवान ने आवश्यक आराम और भोजन के अलावा साधारण कागज और स्याही से फ्यूजन मार्शल रन को उकेरने का लगातार अभ्यास किया, जिसके लिए लगभग 1000 सफेद कागज की शीटें खर्च हुई। विवान को इस बारे में कोई दुख नहीं हुआ। यह सफेद कागज मिलकर सिर्फ 2 स्पिरिट सिक्के थे
जो अन्य सामग्रियों को खरीदने की लागत की तुलना में वास्तव में नगण्य थे। इस दिन विवान वास्तव में अंतिम चरण शुरू करने के लिए तैयार था। बस एक हल्की चमक उसके शरीर को ढक गई। अटारी में क्रॉस लेग बैठे हुए विवान ने एक साथ 4 चरम शास्त्र और स्वर्गीय एक आत्मा कला को प्रसारित किया। केवल तभी रोका जब उसका असली सार और आत्मा शक्ति उनके इष्टतम स्तरों पर समायोजित हो गई। शुरू करना। गहरी सांस लेते हुए विवान की आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। उसने शुरुआती स्क्रॉल फैलाया। विवान का दाहिना हाथ थोड़ा हिला और उसका असली सार और आत्मा शक्ति एक साथ प्रसारित हुई। तुरंत पास के बर्तन में मौजूद सभी यानमो उड़कर उसके दाहिने हाथ में इकट्ठा हो गए। अपने हाथ में इकट्ठा हुए यानमो को देखते हुए विवान ने पिछले कुछ दिनों में फ्यूजन मार्शल रन को साधारण कागज और स्याही से उकेरने की भावना को ध्यान से याद किया और उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे नीचे उतरा। इस समय उसके दिमाग में विभिन्न हाथ की मुद्राएं और सरनी पैटर्न कॉन्टेक्स्ट दिखाई दिए। एक नरम फुसफुसाहट के साथ एक तेज दाव पैटर्न एक बांस के पंजे की तरह प्रारंभिक स्क्रॉल पर दिखाई दिया। धीरे धीरे विवान के हाथ के हिलने के साथ विस्तारित हुआ। हजारों साधारण अभ्यासों के बाद विवान फ्यूजन मार्शल रन को खींचने में अविश्वसनीय रूप से परिचित था। यह उसके लिए सहजता से आया। जल्द ही फ्यूजन मार्शल रन की पहली बुनियादी रेखा उकेरी गई। इस बिंदु पर विवान ने अपने हाथों की हरकतें बंद नहीं की। उसकी 5 उंगलियां फड़क उठीं और शुरुआती स्क्रॉल पर रेखाओं ने अचानक दिशा बदल दी। एक नई रेखा पहली से जुड़ते हुए एक अलग वक्रता के साथ दिखाई देने लगी, धीरे धीरे बाहर की ओर फैलती हुई। बहुत अच्छा। विवान अपने प्रदर्शन से थोड़ा संतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। 5 दिनों के लगातार अभ्यास से अंततः लाभ हुआ। विवान ने बिना किसी लापरवाही के ध्यान केंद्रित किया और फ्यूजन मार्शल रन को उकेरना जारी रखा। आधे घंटे बाद उसने फ्यूजन मार्शल रन के उत्कीर्णन का 3/5वां हिस्सा पूरा कर लिया था। यह वह क्षण था जब विवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसका असली सार लगभग समाप्त हो गया था। संरचना पैटर्न की नक्काशी के लिए एक ही निरंतर स्ट्रोक की आवश्यकता होती है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होती। थोड़ी सी भी हिचकिचाहट विफलता की ओर ले जाएगी। इस समय विवान ने मार्शल फ्यूजन पैटर्न का केवल 3/5वां हिस्सा पूरा किया था, लेकिन उसका असली सार समाप्त होने के कगार पर था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी और उसके भीतर एक पूर्वाभास की भावना उमड़ पड़ी। अपने दांत पीसते हुए विवान ने और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसका दाहिना हाथ तेजी से चल रहा था। बस उसके सच्चे सार का उतार चढ़ाव और भी तीव्र हो गया और उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ गई। विवान के दाहिने हाथ में रंगीन स्याही जल्दी से प्रारंभिक स्क्रॉल पर उतरी और नाजुक रहस्यमय पैटर्न खींचे गए। धीरे धीरे विवान के माथे पर महीन पसीने की एक परत दिखाई दी और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। हंस। एक धीमी सी आवाज निकली और विवान का दाहिना हाथ थोड़ा कांपने लगा और फिर रुक गया। लाचारी के भाव के साथ विवान ने आह भरी। यह असफल हो गया। वह मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि एक पल में विवान की अभिव्यक्ति फिर से दृढ़ हो गई। वह शुरू से ही जानता था कि फॉर्मेशन मास्टर के लिए साधना आसान नहीं है। यह तीसरा चरण दूसरे चरण से कहीं ज्यादा कठिन था और इसमें असफलता की उम्मीद थी। आखिरकार साधारण स्याही और रंगीन स्याही से नक्काशी करने में सूक्ष्म अंतर होता है, विवान ने खुद से कहा। नक्काशी जारी रखे बिना विवान ने अस्थायी रूप से अपनी हरकतें रोक दी और चुपचाप सोचने लगा। यह विफलता गठन पैटर्न से उनकी अपरिचितता के कारण नहीं थी, बल्कि अपर्याप्त सच्चे सार के कारण थी। जब उनका सच्चा सार समाप्त हो गया तो गठन पैटर्न की नक्काशी बाधित हो गई, जिससे सीधे तौर पर विफलता हुई। दूसरे शब्दों में, सच्चे सार की मात्रा ही इस समय एकमात्र समस्या है। विवान ने मन ही मन सोचा, सच्चे सार की मात्रा को रातों रात नहीं बदला जा सकता। एक पल के लिए विचार करने के बाद विवान ने एक तरीका सोचा। जब तारे निलंबित हो तो चारों चरम शास्त्रों को तेजी से प्रसारित करना और जैसे ही उसका सच्चा सार अपने चरम को पार कर जाए, गठन पैटर्न को उकेरना शुरू करना। आधी रात हो चुकी थी और विवान ने अपने विचार पर अमल करते हुए तुरंत अपनी पूरी शक्ति से चारों चरम सीमाओं के धर्म व्रतों का प्रचार प्रसार किया। एक पल में आसमान से चमकीली तारों की रोशनी छत से गुजरते हुए विवान को रोशन करने लगी और तेजी से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा और गड़गड़ाहट की आवाज धीरे धीरे विवान के शरीर में गड़गड़ाहट करने लगी। उसका असली सार धीरे धीरे वापस आ गया, जैसे 10,000 वज्र ड्रैगन दहाड़ रहे हों। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। इस समय विवान के शरीर में सच्चे सार की मात्रा मार्शल आर्ट की साधना शुरू करने के बाद से सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पहुंच गई थी। तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोली। अब समय आ गया है। अपने भीतर उमड़ते हुए सच्चे सार के साथ विवान ने अपना हाथ हिलाया और पास के बर्तन में रंगीन स्याही तुरंत इकट्ठा होकर उसके दाहिने हाथ में समा गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी 5 उंगलियां एक साथ हिलने लगी। तुरंत रंगीन स्याही बाहर निकली और एक तेज पैटर्न कागज पर उछला, जो उसके हाथ के हिलने के साथ फैल गया।
जल्द ही पहला पैटर्न तैयार हो गया। बिना जश्न मनाए विवान का ध्यान अत्यधिक केंद्रित रहा। उसकी पांचों उंगलियां हल्के से फड़की और दूसरा पैटर्न दिखाई दिया, जो एक लहरदार रेखा में घुमावदार और सर्पिल होने से पहले एक परिपूर्ण चाप में बदल गया। विवान पहले से ही गठन पैटर्न को उकेरने में अत्यधिक कुशल था। पिछली विफलता केवल अपर्याप्त सच्चे सार के कारण थी। बस एक धीमी गुनगुनाहट के साथ तीसरा पैटर्न उकेरा गया। इस बिंदु पर विवान को सच्चे सार की कोई कमी महसूस नहीं हुई, जिसका मतलब था कि उसने जो विधि तैयार की थी वह वास्तव में व्यवहारिक थी। जाता रहना, विवान ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में हर पैटर्न की दिशा एकदम सटीक तरीके से दिखाई दे रही थी। फिर उसके दाहिने हाथ में मानो अपना दिमाग था, जो तेजी से चल रहा था। रंगीन स्याही की हर बूंद ठीक उसी जगह पर छपी हुई थी जहां उसे होना चाहिए। 1/4 घंटे बाद चौथा पैटर्न पूरा हो गया। यह वह क्षण था जब विवान को फिर से अपने सच्चे सार की कमी का एहसास हुआ। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उसके सच्चे सार का 5/7वां हिस्सा खत्म हो चुका था। मैं यह कर सकता हूँ। विवान ने अपने दांत पीस लिए। उसका दाहिना हाथ तेजी से चला। विवान ने अपने सामने प्रारंभिक स्क्रॉल को गौर से देखा। उसका असली सार और आत्मा शक्ति एक साथ उछल रही थी। 5वां पैटर्न पूरा हुआ। बस थोड़ा सा बाकी है। उसका असली सार लगभग समाप्त हो चुका था। केवल एक ही पैटर्न बचा होने के कारण विवान ने अपने दांत पीस लिए और पैटर्न बनाते समय जबरदस्ती 4 चरम शास्त्रों को प्रसारित किया। अपने असली सार को फिर से भरने के लिए तारों की रोशनी खींची। यह एक बेहद जोखिम भरा कदम था। मल्टीटास्किंग से आसानी से फॉर्मेशन पैटर्न नक्काशी में गलतियां हो सकती थीं। हालांकि विवान रेड रहने में कामयाब रहा। त्रुटियां नहीं, बस थोड़ा सा बाकी है। बस थोड़ा सा और लगभग पूरा हो गया। बस जैसे ही प्रकाश का एक प्रभामंडल उभरा, इस अटारी के भीतर का स्थान कुछ पल के लिए थोड़ा सा उज्ज्वल हो गया। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए था। एक सांस के बाद चमकता हुआ प्रभामंडल तुरंत मंद हो गया। अटारी के लकड़ी के फर्श पर स्क्रॉल चुपचाप पड़ा था। इसे देखने पर सामने आए स्क्रॉल के बिल्कुल बीच में लगभग 1 इंच व्यास का एक संरचना पैटर्न अंकित था। यह पैटर्न 6 बुनियादी रेखाओं से बना था, जिनमें से प्रत्येक एक उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फिनिक्स जैसा दिखता था, जो एक असाधारण दिव्य आकर्षण देता था, जिसमें हल्का सच्चा सार आपस में जुड़ा हुआ था। यह हो चुका है। विवान के चेहरे पर सुखद आश्चर्य झलक रहा था। यह मार्शल फ्यूजन पैटर्न था, पूर्ण मार्शल फ्यूजन पैटर्न। विवान ने गहरी सांस ली, चुपचाप अपने अंदर के उत्साह को दबाते हुए, क्योंकि उसे अभी भी एक छोटा कदम उठाना बाकी था। बेशक यह आखिरी छोटा कदम बहुत सरल था, शुरुआती स्क्रॉल बनाने की कठिनाई के समान। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे मार्शल फ्यूजन पैटर्न के ऊपर दबाया। तुरंत उसके दाहिने हाथ से एक तेज तलवार की नियत फैल गई। बॉडी टैंपरिंग टेयर मिड ग्रेड मार्शल स्किल चौंकाने वाली पवन तलवार कला। विवान ने पहले ही चौंकाने वाली हवा तलवार कला विनाश की तलवार के पहले रुख को महारत हासिल कर लिया था। इस समय उसने इस पहली तलवार को घुमाया। धीरे धीरे संघनित तलवार की कई को स्क्रॉल पर नीचे की ओर मारा। अजीब बात यह है कि चौंकाने वाली हवा तलवार कला दुर्ज थी, लेकिन अब जब तलवार की स्क्रॉल पर उतरी तो यह सीधे केंद्र में मार्शल फ्यूजन पैटर्न द्वारा अवशोषित हो गई। कैसे ठीक है, विवान ने मन ही मन सोचा। अपने मन में गठन ज्ञान को एकीकृत करने के बाद वह पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। हालांकि जानना एक बात थी, इसे वास्तव में होते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसने उसे गठन मास्टर्स के रहस्य और शक्ति पर और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया कि अंकित गठन पैटर्न में ऐसी दिव्य क्षमता थी। उसने अपना दाहिना हाथ स्क्रॉल के ऊपर दबाया और अधिक तलवार की निकली। बस अचानक उसके दाहिने हाथ की हथेली से एक हल्की रोशनी निकली। विवान ने नीचे देखा और यह देखकर तुरंत चौंक गया कि उसके दाहिने हाथ की हथेली में तलवार का पैटर्न वास्तव में एक हल्की चमक उत्सर्जित कर रहा था। यह क्या है? विवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह तलवार का पैटर्न कुछ ऐसा था जो रहस्यमय लोहे की तलवार के उसके शरीर में विलीन होने के बाद दिखाई दिया था। जब उसने पहली बार इसे देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके बाद से उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अब यह अपने आप ही एक हल्की रोशनी उत्सर्जित करेगा। बस तलवार का नमूना हल्का सा टिमटिमाया और उसकी चमक फैल गई। तुरंत ही तलवार की धीमी आवाज गूंजी जो स्पष्ट झनकार के साथ सुनाई दी। विवान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी चौंकाने वाली पवन तलवार कला के पहले रुख से तलवार की शक्ति तुरंत दोगुनी हो गई थी। यह दृश्य देखकर विवान बहुत प्रभावित हुआ। अपने दाहिने हाथ की हथेली में तलवार के पैटर्न के माध्यम से उसने जो तलवार की मुक्त किया था, उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी जिसने उसे वास्तव में चकित कर दिया था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और अचानक उसके मन में एक अनुमान आया। जब वह किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर हुए बिना तलवार कला का उपयोग करेगा तो क्या उसके दाहिने हाथ की हथेली में तलवार का पैटर्न एक अदृश्य दिव्य तलवार में बदल जाएगा?
जिससे उसकी तलवार की हुई और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। शक्ति से कहें तो जब मैंने चौंकाने वाली हवा वाली तलवार कला का अभ्यास किया था तो मैंने एक शाखा का इस्तेमाल किया था, और पहली बार जब मैंने युद्ध में विनाश की तलवार का इस्तेमाल किया था तो मैंने एक मुरझाई हुई शाखा का भी इस्तेमाल किया था। इन दोनों को शायद हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा। यही वजह है कि तलवार का पैटर्न तब बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता था। अब जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो तलवार का पैटर्न हिल गया है। जैसे जैसे वह अपने आप से बुदबुदाता गया, विवान को लगने लगा कि उसका अनुमान सच होने की पूरी संभावना है। विवान ने तुरंत एक छोटी लकड़ी की छड़ी ली और एक प्रयोग किया। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। जब उसने तलवार कला को नंगे हाथों से प्रदर्शित किया तो इसकी शक्ति लकड़ी की छड़ी को पकड़ने की तुलना में बहुत अधिक थी। यह विवान खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका। हाथ में तलवार न होने पर भी हाथ में तलवार होने से अधिक शक्तिशाली, यह सचमुच एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। गहरी सांस लेते हुए विवान ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और अपनी नजर मार्शल फ्यूजन पैटर्न स्क्रॉल पर केंद्रित कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि स्क्रॉल के केंद्र में मार्शल फ्यूजन पैटर्न संतृप्ति तक पहुंच गया था और वास्तव में उसकी जानकारी के बिना परिष्कृत किया गया था। इस प्रकार बॉडी टैम्परिंग टियर मिड ग्रेड मार्शल स्किल के लिए एक मार्शल फ्यूजन पैटर्न स्क्रॉल उसके हाथों में पैदा हुआ। विवान मुस्कुराए बिना न रह सका। यह वास्तव में दोहरा आशीर्वाद था। थोड़ी देर आराम करो, फिर शोधन जारी रखो, विवान ने मन ही मन सोचा। ... समय हमेशा जल्दी बीतता था। पलक झपकते ही 5 दिन और बीत गए। बस अटारी के अंदर हल्की चांदी की रोशनी टिमटिमा रही थी। विवान ने अपने दाहिने हाथ को वस्तुतः दबाते हुए चौंकाने वाली पवन तलवार कला के पहले रुख को प्रसारित किया। तुरंत तलवार की 10 से अधिक धाराएं दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ के नीचे नवनिर्मित मार्शल फ्यूजन पैटर्न में विलीन हो गई। थोड़ी देर बाद एक झंकार के साथ तलवार की गुनगुनाया और विवान ने अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया। इस समय तक सारी सामग्री समाप्त हो चुकी थी। विवान ने बॉडी टैम्परिंग मिड ग्रेड मार्शल स्किल्स के लिए 3 मार्शल फ्यूजन पैटर्न स्क्रॉल सफलतापूर्वक बनाए थे। इन 3 तैयार मार्शल फ्यूजन पैटर्न स्क्रॉल को देखकर विवान को उपलब्धि की एक मजबूत भावना महसूस हुई। कुल मिलाकर 11 दिन हो गए थे। बस 11 दिन और वह फॉर्मेशन मास्टर्स की कला में एक नौसिखिए से स्तर तक पहुंच गया था। यह बात उसे गर्वित करने के लिए पर्याप्त थी। बेशक यह केवल गर्व था, विवान इसके कारण अभिमानी नहीं था। अभिमान पिछड़ेपन की ओर ले जाता है। वह इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझते थे। तो फिर आधे दिन आराम करो। ट्रेजर एक्सचेंज पवेलियन में विवान की आंखें चमक उठीं। सुबह का समय था। बॉडी टैम्परिंग 3 मिड ग्रेड मार्शल स्किल्स के लिए 3 मार्शल फ्यूजन पैटर्न स्क्रॉल को ध्यान से रखने के बाद विवान अटारी से नीचे आया और सीधे बिस्तर पर लेट गया। उन 11 दिनों में वह वास्तव में थक गया था। वह दोपहर तक सोता रहा। जब विवान उठा तो आसमान में चिलचिलाती धूप थी। एक साधारण भोजन के बाद उसने पहले से तैयार किया हुआ काला लबादा पहना और चुपचाप मार्शल आर्ट अकादमी से निकल गया। बिना ज्यादा देर किए विवान जल्द ही ट्रेजर एक्सचेंज पवेलियन में पहुंच गया और सीधे नीलामी घर के पास एक कमरे की ओर चल पड़ा। उस कमरे के दरवाजे पर 3 बड़े अक्षर खुदे हुए थे, मूल्यांकन हॉल। कमरे में प्रवेश करते ही विवान ने सबसे पहले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से विवान को देखा। 10 दिन पहले की रिसेप्शनिस्ट महिला की तरह विवान के अजीबोगरीब पहनावे को देखकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी कुछ हद तक भावुक हो गया। हालांकि रिसेप्शनिस्ट महिला की तुलना में अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पेशेवर व्यवहार स्पष्ट रूप से बेहतर था। उसकी आंखें बस थोड़ी सी झपक रही थीं। माफ कीजिए, क्या आप मूल्यांकन के लिए यहाँ आए हैं? खड़े होते ही अधेड़ उम्र के उस आदमी के चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान झलक रही थी। विवान ने सिर हिलाया, लापरवाही से अपने आलिंगन से 3 स्क्रॉल निकाले और उन्हें अपने सामने मेज पर रख दिया। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा उत्सुक था। उसने एक स्क्रॉल उठाया और उसे लापरवाही से देखा और यह वह लापरवाही भरी नजर थी जिसने तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी के हाव भाव को थोड़ा बदल दिया। जब उसने फिर से विवान की ओर देखा तो उसकी आंखों में श्रद्धा का भाव दिखाई दिया। क्या आप एक फॉर्मेशन मास्टर हैं? ट्रेजर पवेलियन में ट्रेजर अप्रेजल हॉल के प्रमुख के रूप में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अनगिनत दुर्लभ खजानों का मूल्यांकन किया था और उसने कई बार सरनी मास्टर्स द्वारा किए गए कार्यों को स्वाभाविक रूप से संभाला था। उसने एक नजर में पहचान लिया कि विवान ने जो प्रदान किया था वह एक सरनी मास्टर द्वारा बनाया गया एक विशेष मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल था और यह बहुत कीमती था। विवान ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हाँ। अधेड़ उम्र का आदमी फिर हैरान हुआ। वह आवाज सुनकर क्या काले लबादे के नीचे कोई नौजवान था? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल किस ग्रेड का है? मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने सावधानी से पूछा। काले लबादे में युवक को देखकर आश्चर्य के बावजूद अधेड़ व्यक्ति का व्यवहार बहुत सम्मानजनक हो गया। एक मध्यम श्रेणी का शारीरिक परिशोधन मार्शल कौशल। विवान ने कहा, क्या आप योजना बना रहे हैं?
उन तीनों की एक साथ नीलामी करो। लबादे के नीचे से एक आवाज आई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। यह पहली बार नहीं था जब उसने मध्यम श्रेणी के बॉडी रिफाइनिंग मार्शल स्किल मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल को संभाला था, लेकिन एक साथ 3 को संभालना पहली बार था। थोड़ा झुकते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, क्या मैं आपको यहाँ एक पल के लिए रुकने के लिए परेशान कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी वस्तुएं बहुत कीमती हैं और एक साथ 3 हैं, इसलिए मुझे एल्डर पुष्कर से परामर्श करने की आवश्यकता है। कोई समस्या नहीं, विवान ने कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया। विवान के लिए एक बर्तन में बढ़िया साफ चाय बनाई और फिर जल्दी से बाहर चला गया। विवान चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा। तभी उसने छोटे से कमरे के चारों ओर नजर डाली। उसने पाया कि कमरा बहुत भव्य था और उसमें कई अन्य चीजें थीं जो मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रही थीं। चरमराहट। जल्द ही खजाना मूल्यांकन हॉल का दरवाजा खोला गया और अधेड़ उम्र का आदमी वापस लौटा। उसके साथ बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग भी था। बुजुर्ग के बाल और दाढ़ी सफेद थे, लेकिन उसका रंग सुर्ख था। सबसे खास बात यह थी कि उसकी छाती पर एक अजीबोगरीब पैटर्न कढ़ाई किया हुआ था, जिसके नीचे 2 सुनहरे रंग की पट्टियां थीं, जो काफी अनोखी लग रही थीं। नमस्ते, मैं एल्डर पुष्कर हूँ, हमारे ट्रेजर पवेलियन के मुख्य एल्डर। एल्डर पुष्कर न केवल एक दिव्य शिरा क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, बल्कि एक शक्तिशाली सरनी मास्टर भी हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आदर पूर्वक परिचय दिया। काले लबादे के नीचे विवान थोड़ा भावुक हो गया। न केवल एक दिव्य शिरा विशेषज्ञ, बल्कि एक व्यू रचना मास्टर भी। वह वास्तव में एक दुर्ज व्यक्ति था। फिर उसने सोचा, खजाना मंडप के लिए ऐसी आकृति होने के लिए इसकी उत्पत्ति वास्तव में असाधारण होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए यह अफवाह कि एक रहस्यमय शक्तिशाली परिवार पर्दे के पीछे खजाना मंडप का समर्थन करता है, शायद सच थी। पुष्कर ने विवान को, जो काले लबादे से ढका हुआ था, उत्सुकता से देखा। उसने पहले ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से सुना था कि काले लबादे के नीचे एक युवक था और एक युवा व्यक्ति द्वारा नीलामी के लिए 3 मध्यम श्रेणी के बॉडी रिफाइनिंग मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल लाना वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर गया। किसी को पता होना चाहिए कि अधिकांश सरनी मास्टर 30 साल से अधिक उम्र के थे। सामने की मेज पर जाकर पुष्कर ने एक स्क्रॉल उठाया। कुछ सांस लेने के बाद पुष्कर ने थोड़ा सिर हिलाया। यह वास्तव में एक मध्यम श्रेणी का बॉडी रिफाइनिंग मार्शल कौशल मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल था। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? पुष्कर ने पूछा। आप कर सकते हैं, विवान ने सिर हिलाया। पुष्कर ने एक स्क्रॉल खोला। तुरंत एक बहता हुआ ड्रैगन जैसा सरनी पैटर्न देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। एक सरनी मास्टर के रूप में अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ यह सरनी पैटर्न निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई साधारण सरनी मास्टर उकेर सकता था। रून का प्रत्येक स्ट्रोक एक ऐसे मास्टर के हाथ से आया हुआ लग रहा था जिसने सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों मार्शल फ्यूजन सरनी स्क्रॉल उकेरे थे। गहरी सांस लेते हुए पुष्कर ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और उसे सरनी पैटर्न पर दबाया। जैसे ही हल्की रोशनी टिमटिमाने लगी, थोड़ी देर बाद पुष्कर थोड़ा कांपने लगा। जब उसने फिर से विवान को देखा तो पुष्कर के चेहरे पर अप्रतिबंधित आश्चर्य दिखाई दिया। वास्तव में नायक युवावस्था से ही निकलते हैं। यह सबसे मजबूत मध्यम श्रेणी का बॉडी रिफाइनिंग मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल है जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। युवा भाई, क्या आप सचमुच उन सभी की नीलामी करने जा रहे हैं? पुष्कर ने गंभीरता से पूछा। यह 3 मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल निश्चित रूप से सरल नहीं थे, उनका मूल्य बहुत अधिक था। विवान ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से, क्या आप मेरे लिए सबसे तेज समय की व्यवस्था कर सकते हैं? मेरे पास एक महत्वपूर्ण मामला है। बेशक, कोई समस्या नहीं है। संयोग से वर्तमान में एक नीलामी चल रही है। पुष्कर की आंखों में चमक आ गई। अगर इन 3 मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल की नीलामी सफलतापूर्वक हो जाती तो ट्रेजर पवेलियन को सिर्फ कमीशन से ही बड़ी रकम मिल जाती। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा और कहा, इस युवा भाई को वीआईपी कमरे में ले जाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से नीलामी घर में स्क्रॉल पहुंचा दूंगा। हाँ एल्डर पुष्कर, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर एक तरफ हट गया, हाथ बढ़ाया और उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक सम्मानजनक हो गई। युवा भाई, कृपया इस तरफ आए। विवान ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। खजाना मूल्यांकन हॉल के छोटे से कमरे में पुष्कर ने विवान की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और उसकी बूढ़ी आंखों में लगातार एक तेज चमक चमक रही थी। उसकी आवाज से काले लबादे के नीचे वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 16 साल का नहीं है। 16 साल का एक व्यू रचना मास्टर, और उसका कौशल वास्तव में इतना ऊंचा है, मुझसे थोड़ा ज्यादा मजबूत। फेंगजियान शहर ने ऐसा बेजोड़ कौतुक कब पैदा किया? अपना सिर हिलाते हुए पुष्कर ने सावधानी पूर्वक 3 मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और नीलामी घर की ओर तेजी से चल दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में विवान नीलामी घर में एक छोटे लकड़ी के बूथ में प्रवेश किया। बूथ का अंदरूनी हिस्सा शानदार ढंग से सजाया गया था, फिर भी कुछ हद तक आरामदायक था।
जिससे बहुत आरामदायक एहसास हुआ। यह छोटा लकड़ी का बूथ नीलामी घर का VIP क्षेत्र था, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए खुला था और प्रत्येक छोटे लकड़ी के बूथ पर केवल एक व्यक्ति ही जा सकता था। लकड़ी का बूथ बहुत शांत था और बाहर देखने पर पूरा नीलामी घर साफ साफ दिखाई दे रहा था। नीलामी घर बहुत बड़ा था, जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। इस समय नीलामी घर के बिल्कुल सामने जेड मंच पर एक सुंदर आकृति वाली लाल रंग की महिला एक मीठी आकर्षक आवाज में भीड़ को एक वस्तु का परिचय दे रही थी। वह महिला लगभग 18 साल की थी, लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसकी पतली जेड जैसी गर्दन के नीचे मुलायम स्तनों की एक जोड़ी, जो मलाईदार सफेद जेड की तरह थी, आधी ढकी हुई और आधी खुली हुई थी। उसे पतली कमर बम मुश्किल एक हाथ की चौड़ाई जितनी थी और उसकी लंबी सुडौल टांगे नंगी थीं, जो एक घातक आदिम आकर्षण को प्रकट कर रही थीं। उसे नीलामी घर के सामने रखने पर महिला की आवाज बार बार गूंज रही थी, तो विवान ने देखा कि जो वस्तुएं विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थीं, उन्हें अविश्वसनीय रूप से ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। ऐसा लगता है कि सुंदरता का हर जगह चमत्कारी प्रभाव होता है, विवान ने खुद से कहा। नीलामी घर के सामने उस आकर्षक महिला को देखकर विवान को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में एक आकर्षक महिला थी, जो आकर्षण और प्रलोभन का पूर्ण रूप थी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों अनगिनत लोग 30% कमीशन के बावजूद भी ट्रेजर पवेलियन के साथ सहयोग करने को तैयार थे। उसे इस बारे में सोचते हुए जब इतनी सुंदर नीलामी आयोजित की जा रही थी, तो निसंदेह खजाने की कीमत महत्वपूर्ण आंकड़ों द्वारा बार बार बढ़ाई जाएगी। अंत में हालांकि 30% कमीशन अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था, खजाने की वास्तविक कीमत स्वयं काफी बढ़ गई थी, इसलिए विक्रेता को कभी भी नुकसान नहीं होगा। दिलचस्प, विवान लकड़ी के बूथ में चुपचाप बैठा देख रहा था। जल्द ही आधा घंटा बीत गया और कई और खजानों की नीलामी हुई, सभी प्रभावशाली कीमतों पर। यह वह क्षण था जब नीलामी घर के सामने लाल रंग की महिला ने एक आकर्षक लेकिन थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान दिखाई और कहा, देवियों और सज्जनों, अभी अभी ट्रेजर अप्रेजल हॉल को 3 दुर्लभ खजाने मिले हैं, जो मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। महिला ने हल्के से ताली बजाई और जेड प्लेटफॉर्म के पास एक पर्दे के पीछे से एक रिसेप्शनिस्ट बाहर आया। रिसेप्शनिस्ट ने दोनों हाथों में एक लकड़ी की ट्रे पकड़ी हुई थी और ट्रे पर 3 स्क्रॉल रखे हुए थे। यह देखकर विवान तुरंत चौंक गया। यह उसकी वस्तुएं थीं। मिस करिश्मा, यह क्या है? कई लोग हैरान दिखे। लाल वस्त्र पहने महिला का नाम करिश्मा था। उसने लकड़ी की ट्रे से एक स्क्रॉल लिया, आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और कहा, यह मध्यम श्रेणी के बॉडी रिफाइनिंग मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल है, जिन्हें एक रहस्यमय और शक्तिशाली एरे मास्टर द्वारा तैयार किया गया है। इनका मूल्यांकन हमारे नीलामी घर के मुख्य एल्डर पुष्कर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है और वितरित किया गया है। देवियों और सज्जनों, मेरा मानना है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? जैसे ही करिश्मा के शब्द निकले, पूरा नीलामी घर हंगामा मच गया। क्या मध्यम श्रेणी के बॉडी रिफाइनिंग मार्शल फ्यूजन एरे? बड़े पुष्कर ने व्यक्तिगत रूप से उनका मूल्यांकन किया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें वितरित किया। यह एक क्षण में ही पूरे नीलामी घर में हड़कंप मच गया। नीलामी घर में अक्सर आने वाले लोगों का महत्वपूर्ण स्थान था और स्वाभाविक रूप से मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल के कीमती मूल्य को जानते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोग पुष्कर की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह एक दिव्य शिरा क्षेत्र विशेषज्ञ और एक सरनी मास्टर दोनों थे और यहाँ तक कि फेंगजियान शहर के कई प्रमुख परिवारों के प्रमुखों को भी उनके प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था। मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से पुष्कर द्वारा मूल्यांकित और वितरित किया जा सकता था, वे स्पष्ट रूप से असाधारण थे। दुर्लभ खजानों में से वास्तव में दुर्लभ थे। एल्डर पुष्कर के मूल्यांकन के अनुसार इन तीनों मध्यम श्रेणी के बॉडी रिफाइनिंग मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल में से प्रत्येक की शक्ति बहुत मजबूत है। एक बार सक्रिय होने के बाद भले ही एक साधारण व्यक्ति के पास हो, यह जो मार्शल कौशल शक्ति प्रदर्शित करता है, वह आसानी से एक बॉडी रिफाइनिंग 5th हेवन विशेषज्ञ को मार सकता है और एक साधारण बॉडी रिफाइनिंग 6th हेवन विशेषज्ञ को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है, करिश्मा ने कहा। ऐसे शब्दों से तुरंत ही एक और हंगामा मच गया। वीर को देखते हुए करिश्मा ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर कोई अमीर है, लेकिन कुछ ही लोग मार्शल आर्ट के अभ्यासी हैं। बेशक ऐसा नहीं है कि आप साधना नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा है कि आप कामकाज में व्यस्त रहते हैं और आपके पास साधना के लिए समय नहीं है। आप अक्सर मूल्यवान सामान ले जाते हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों स्पिरिट कॉइन से लेकर 10 लाख से ज्यादा तक के सिक्के शामिल होते हैं। तो कल्पना करें कि अगर आपको अपने रास्ते में पहाड़ी डाकुओं का सामना करना पड़े तो क्या होगा? यह संभवतः भयानक होगा, है ना? ऐसे समय में अगर आपके हाथ में इस तरह का मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल हो, तो आप सामान्य पहाड़ी डाकुओं से शांति से निपट सकते हैं। बेशक करिश्मा का मानना है कि आप सभी की किस्मत अच्छी है और पहाड़ी डाकुओं का सामना निश्चित रूप से नहीं होगा। हालांकि इसे एक तरफ रखते हुए इस तरह के मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल को पकड़े हुए एक साधारण व्यक्ति को भी एक शक्तिशाली बॉडी रिफाइनिंग 6 रियल मार्शल आर्टिस्ट का सामना करने में कोई डर नहीं होगा। इसके अलावा जब तक इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक इस स्क्रॉल को अनिश्चित काल तक पारित किया जा सकता है।
जैसे ही करिश्मा के शब्द निकले, भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर और भी अधिक उत्साही हो गई। मिस करिश्मा सही कह रही हैं। यह 3 मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल मैं जिया इन्हें चाहता हूँ, वे मेरे हैं। एक के बाद एक नारे गूंजने लगे। छोटे लकड़ी के बूथ के अंदर विवान कुछ आश्चर्य के साथ जेड मंच पर लाल कपड़े पहने महिला को देखकर भावुक हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह महिला सिर्फ एक साधारण सुंदर चेहरा नहीं थी, अभी अभी उसके शब्द अविश्वसनीय रूप से चतुर थे। न तो मार्शल शक्ति के बिना धनी व्यापारियों को नाराज कर रहे थे और न ही मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल के चमत्कारी प्रभावों को पूरी तरह से समझा रहे थे। वाकई शानदार, यह महिला सरल नहीं है, विवान ने मन ही मन सोचा। नीलामी घर के सामने करिश्मा ने भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो नीलामी शुरू होती है। क्योंकि यह 3 मार्शल फ्यूजन एरे स्क्रॉल एक ही एरे मास्टर से आते हैं और बराबर मूल्य के हैं, इसलिए अनावश्यक विवादों से बचने के लिए हमने तीनों को एक साथ नीलाम करने का फैसला किया है। शुरुआती बोली 10,000 स्पिरिट सिक्के हैं। जैसे ही करिश्मा के शब्द गिरे, पूरा नीलामी घर तुरंत गड़गड़ा उठा। 11,000, 12,000, 14,000 बोलियां लगातार गूंजती रहीं। छोटी लकड़ी के कमरे के अंदर नीलामी घर से आ रही कुछ उन्मत्त आवाजों को सुनकर विवान थोड़ा उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। केवल वर्तमान स्थिति को देखते हुए कमीशन काटने के बाद उसे 9,800 स्पिरिट कॉइन मिलेंगे। 8,000 से अधिक स्पिरिट कॉइन का शुद्ध लाभ। सरनी मास्टर वाकई पानी पीने जितना आसान पैसा कमाते हैं, विवान ने मन ही मन सोचा। नीलामी घर में कीमत बढ़ती रही, पहले ही 17,000 तक पहुंच चुकी थी। 20,000। तभी विवान के बगल वाले वीआईपी कमरे से एक हल्की आवाज आई। जैसे ही यह आवाज गिरी, पूरा नीलामी घर तुरंत शांत हो गया। कई लोगों ने वीआईपी क्षेत्र की ओर देखा, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। 20,000 की कीमत वाकई थोड़ी अतिरंजित थी। 21,000। अचानक एक और आवाज गूंजी जो एक और वीआईपी कमरे से आ रही थी। 22,000। विवान के बगल वाले वीआईपी कमरे से फिर से आवाज गूंजी, हे सुमेश राणा, क्या तुम्हारी बेटी रोहिणी पहले से ही 9 यान मार्शल मिशन में नहीं है? तुम अपनी बेटी को कुछ चालें सिखा सकते हो, फिर यह फ्यूजन मार्शल मार्क स्क्रॉल खरीद कर स्पिरिट कॉइन क्यों बर्बाद कर रहे हो? बोली लगाने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से विवान के बगल वाले वीआईपी कमरे में बैठे व्यक्ति से परिचित था और थोड़ी सी ताना मारने के बाद उसने कहा, 23,000। लकड़ी के कमरे के अंदर विवान का भाव सूक्ष्म रूप से बदल गया। सुमेश राणा, रोहिणी के पिता। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और फिर विवान के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बगल वाले वीआईपी कमरे से सुमेश राणा ने एक ठंडी सांस ली। मुझे सुमेश राणा को कुंदन, तुम्हें काम कैसे करना है सिखाने की जरूरत कब पड़ी? क्या मैं इसे एक विरासत के रूप में नहीं खरीद सकता? एक ठंडी आवाज निकली और सुमेश राणा ने बोली बढ़ा दी। 24,000। उपस्थित सभी लोग चकित थे। सुमेश राणा और कुंदन दोनों क्लाउड सिटी के सबसे प्रसिद्ध धनी व्यापारी थे। क्रमशः राणा परिवार और कान्हा परिवार के वर्तमान प्रमुख थे। कई लोग थोड़े हैरान थे, यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यह दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे। 25,000। कुंदन की आवाज निकली। जल्द ही सभी की खुली आंखों के सामने सुमेश राणा और कुंदन ने फैसली प्रतिस्पर्धा की। 3 फ्यूजन मार्शल मार्क स्क्रॉल की कीमत, जो मूल रूप से 10,000 स्पिरिट कॉइन से शुरू हुई थी, 32,000 तक पहुंचा दी। 35,000। सुमेश राणा की आवाज निकली। नीलामी घर शांत हो गया, जैसे पूरा संसार शांत हो गया हो। खामोशी के बाद अंततः एक आवाज निकली, आज मैं कुंदन अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह वस्तु लेने दूंगा। नीलामी घर के सामने जेड प्लेटफॉर्म पर करिश्मा ने कुंदन के वीआईपी कमरे की ओर आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। कुलपति सुमेश राणा ने 35,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो बोली लगाना चाहता है? करिश्मा ने मुस्कुराते हुए पूरे नीलामी घर की ओर देखा। हॉल के अंदर सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। 35,000 की कीमत वाकई बहुत अधिक थी। राणा परिवार से उम्मीद के मुताबिक वास्तव में धनी निश्चित रूप से तुलना नहीं कर सकते। 35,000 कौन अधिक बोली लगाने की हिम्मत करेगा? कई लोग फुसफुसाए। करिश्मा ने अपनी नजर पूरे कमरे में फैलाई। पूरे समय उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी, क्योंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है। तो करिश्मा घोषणा करती है कि यह 3 फ्यूजन मार्शल मार्क स्क्रॉल संबंधित हैं। 40,000। तभी एक थोड़ी गहरी आवाज गूंजी। नीलामी घर तुरंत शांत हो गया, फिर एक दहाड़ में बदल गया। 40,000। मेरे भगवान, यह दिव्य प्राणी कौन है? यह कई लोगों ने ऊपर देखा। वीआईपी अनुभाग में एक वीआईपी कमरे की ओर। करिश्मा ने भी ऊपर देखा, लेकिन जब उसे वह वीआईपी कमरा मिला जहां से आवाज आई थी, तो उसका आकर्षक चेहरा जम गया। क्या उस वीआईपी कमरे में बैठा व्यक्ति इन 3 स्क्रॉल का मालिक नहीं था? वह खुद बोली क्यों लगा रहा था? लकड़ी के कमरे के अंदर विवान के होठ थोड़े मुड़े थे। 40,000 की कीमत वाकई उसने ही लगाई थी। उसने अपनी आवाज धीमी की और फिर से बात की। मजाकिया अंदाज में हंसते हुए राणा परिवार का एक गरिमापूर्ण प्रमुख अनगिनत धन के साथ फिर भी मिस करिश्मा के सामने वह केवल 35,000 स्पिरिट कॉइन की पेशकश करने की हिम्मत करता है।
कितना वाकई कंजूस कि ही करिश्मा के मोहक चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी और वह अपने पिछले मोहक अंदाज में लौट आई। वीआईपी रूम 3 के सज्जन ने 40,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगाई है। कुलपति सुमेश राणा, क्या आप अधिक बोली लगाना चाहेंगे? करिश्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज वाकई मनमोहक थी, जिससे कई लोगों के शरीर शिथिल पड़ गए। 41,000। सुमेश राणा ने कहा। 41,000, एक बार में केवल 1,000 जोड़ना, वाकई हद दर्जे का कंजूस। विवान की धीमी आवाज फिर से गूंजी और वह हंसा। 46,000 स्पिरिट कॉइन। 47,000। 52,000। नीलामी घर के अंदर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने वीआईपी रूम 3 की ओर देखा। मेरे भगवान, यह अमर कौन है? 40,000, 46,000, 52,000, हर बोली 5,000 से 5,000 अधिक है। यह बहुत पागलपन है। राणा परिवार का प्रमुख वास्तव में ओवरशैडोड हो गया है। यह वाकई यह है, असली धन कैसा दिखता है। पूरे नीलामी घर में चर्चाएं चल रही थीं। इन साधारण लोगों की बात ही क्या, करिश्मा भी जो लंबे समय से नीलामी के कारोबार में थी, उनका भी अजीब भाव था। उन्होंने सैकड़ों नीलामियों की अध्यक्षता की थी और यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को एक बार में 5,000 से बोली लगाते देखा था। हालांकि ऐसा लगता था कि यह महिला वीआईपी रूम 3 में बैठे व्यक्ति का उद्देश्य जानती थी और कुछ नहीं बोली, बल्कि और भी आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। कुलपति सुमेश राणा, वीआईपी रूम 3 ने 52,000 की बोली लगाई है, क्या आप अधिक बोली लगाना चाहेंगे? करिश्मा मुस्कुराई। सुमेश राणा वीआईपी रूम 2 में थे। नीलामी घर में आवाजें सुनने और करिश्मा को वीआईपी रूम 2 की ओर देखते हुए देखकर अचानक एक थप्पड़ की आवाज आई, हाथ से मेज पर मारने की आवाज। 60,000। सुमेश राणा के मुंह से क्रोध और शीतलता से भरी आवाज निकली। पूरे नीलामी घर में ठंडी हवा का एक व्यापक सांस का शोर था। तुरंत नीलामी घर फिर से शांत हो गया और कई लोगों ने अनायास वीआईपी रूम 2 की ओर देखा। ताली ताली ताली। वीआईपी रूम 2 से लयबद्ध तालियां आईं। विवान ने अपनी आवाज धीमी की और धीरे से हंसा। क्लाउड सिटी के नंबर 1 धनी परिवार से उम्मीद के मुताबिक वास्तव में उदार ही मैं आज पर्याप्त स्पिरिट कॉइन नहीं लाया, इसलिए मैं कुलपति सुमेश राणा को यह स्क्रॉल लेने दूंगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, नीलामी घर में तुरंत हंगामा मच गया। 60,000, किसी ने खुद से बुदबुदाया। जेड प्लेटफॉर्म पर करिश्मा का चेहरा वसंत की हवा जैसा था और वह मुस्कुराई। कुलपति सुमेश राणा ने 60 स्पिरिट कॉइन। कुलपति सुमेश राणा ने 60,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो बोली लगाना चाहता है? नीलामी घर शांत था। 60,000 स्पिरिट कॉइन। कौन अधिक बोली लगाएगा? एक दोन के साथ जेड प्लेटफॉर्म पर एक सुनहरी घंटी बजी। करिश्मा ने वीआईपी रूम 2 की ओर देखा। कुलपति सुमेश राणा को 60,000 स्पिरिट कॉइन की कीमत पर 3 मध्यवर्ती शरीर शोधन फ्यूजन मार्शल मार्क्स स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए बधाई। हम कुलपति सुमेश राणा को हमारे ट्रेजर एक्सचेंज पवेलियन नीलामी घर के समर्थन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जल्द ही करिश्मा व्यक्तिगत रूप से किसी को आपके निवास पर सामान पहुंचाने के लिए भेजेंगी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, वीआईपी रूम 1 में कुंदन हंसी में फूट पड़ा। हाँ, सुमेश राणा, बधाई हो। 60,000 स्पिरिट कॉइन में 3 मध्यवर्ती शरीर शोधन फ्यूजन मार्शल मार्क्स स्क्रॉल खरीदना कितना उदार। कुंदन, चुप हो जाओ। वीआईपी रूम 2 के अंदर सुमेश राणा गुस्से में गहरी आवाज में दहाड़ा। 60,000 स्पिरिट कॉइन में 3 मध्यवर्ती शरीर शोधन फ्यूजन मार्शल मार्क्स स्क्रॉल खरीदना, यह बहुत बड़ा नुकसान था। जेड प्लेटफॉर्म पर करिश्मा ने अपनी आकर्षक मुस्कान बनाए रखी, सूक्ष्म रूप से वीआईपी रूम 3 की ओर देखते हुए। वीआईपी रूम 3 में विवान के होंठ थोड़े मोड़े हुए थे। वह खड़ा हुआ और छोटे लकड़ी के कमरे से बाहर निकल गया। सुमेश राणा, रोहिणी राणा, राणा परिवार, बस इंतजार करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं तुम्हें सेन परिवार से चुराए गए धन का 2 गुना उगलवाऊंगा। विवान ने उपहास किया। एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में उसकी पहचान के अलावा राणा परिवार की वर्तमान संपत्ति का अधिकांश हिस्सा सेन परिवार अनवी का था। वह निश्चित रूप से इन चीजों को वापस लेगा, उन्हें 2 गुना वापस लेगा। बेशक पैसा केवल एक पहलू था। पिछले 2 वर्षों में अनवी ने राणा परिवार से जो शिकायतें और वह फांस झेला था, वह भी राणा परिवार से 2 गुना चुकाएगा। वीआईपी रूम 3 के बाहर ट्रेजर अप्रेजल हॉल का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना सिर झुकाकर खड़ा था, बेहद शांत। विवान को बाहर निकलते देख उसने तुरंत सम्मान पूर्वक उसका अभिवादन किया। छोटे भाई, आपके खजानों की नीलामी हो चुकी है, कृपया इस रास्ते से आइए। विवान ने सिर हिलाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे सीढ़ियों से नीचे चला गया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसे एक अधिक शानदार कमरे में ले गया, जहां पुष्कर पहले से ही इंतजार कर रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को विवान को लाते देख पुष्कर तुरंत खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। छोटे भाई, कृपया बैठो, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। विवान ने कोई औपचारिकता नहीं की और तुरंत एक सीट चुनी। पुष्कर ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सिर हिलाया, जो तुरंत समझ गया और सावधानी से कमरे से बाहर निकल गया। छोटे भाई, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, आपकी नीलामी का पैसा जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा, पुष्कर ने कहा। विवान ने सिर हिलाया, चुपचाप इंतजार कर रहा था।
थोड़ी देर बाद कमरे के दूसरी तरफ से एक लाल कपड़े पहने महिला ने दरवाजा खोला। महिला की गर्दन बर्फसफेद थी, लंबे पैर थे और एक सुंदर आकर्षक आकृति थी जिसमें एक परिपक्व आकर्षण था। वह कोई और नहीं बल्कि करिश्मा थी, जिसने अभी अभी नीलामी की अध्यक्षता की थी। एक मोहक सुगंध लिए हुए करिश्मा आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और सीधे विवान के बगल में चली गई कि क्या यह छोटा भाई उन 3 फ्यूजन मार्शल मार्क्स स्क्रॉल का मालिक है। उसकी मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी और एक नाजुक सुगंध उसकी नाक में तैर गई। विवान काले लबादे के नीचे छिपा हुआ तुरंत कांप उठा। छोटा भाई राक्षस, बड़बड़ाते हुए विवान एक छोटा कदम पीछे हट गया। उसे यह नहीं पता था कि जब 3 फ्यूजन मार्शल मार्क्स स्क्रॉल पुष्कर द्वारा नीलामी घर के पीछे भेजे गए थे तो उसके बारे में कुछ जानकारी तुरंत पुष्कर द्वारा करिश्मा को बता दी गई थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से उसकी अनुमानित उम्र भी शामिल थी कि छोटा भाई अभी भी शर्मिला है। करिश्मा ने अपना मुंह ढका और हंसी। अहम एक सूखी खांसी आई और पुष्कर खड़ा हुआ। मिस, अपनी स्थिति का ध्यान रखें। करिश्मा ने आंखें घुमाई, पुष्कर की याद दिलाने को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसके बजाय वह विवान के और भी करीब आ गई, लगभग अपना शरीर उससे सटा लिया। बात करें तो छोटे भाई, तुम बहुत ईमानदार नहीं थे, है ना? तुमने अभी इस बड़ी बहन का इस्तेमाल किया। काले लबादे के नीचे विवान का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। सच तो यह था, करिश्मा ने उसे गलत नहीं ठहराया था। उसने वास्तव में पहले उसे सूक्ष्म रूप से इस्तेमाल किया था। एक कारण था, केवल कीमत बढ़ाने के लिए नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें, उसने समझाया। करिश्मा आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। अगर कोई और सामान्य रूप से ऐसा कर रहा होता तो करिश्मा निश्चित रूप से बहुत गुस्सा होती, लेकिन तुम्हारे साथ छोटे भाई, करिश्मा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। यह वाकई अजीब है। छोटे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक साथ होने के लिए बने हैं? जैसे ही वह बोली, करिश्मा विवान के और भी करीब आ गई। एक और मोहक सुगंध उसकी नाक में तैर गई, एक ऐसी गंध जो पुरुषों के लिए एक घातक जहर की तरह थी। काले लबादे के नीचे विवान आवाक था। यह मोहिनी वाकई एक मुसीबत थी। वह एक कदम पीछे हट गया और खांसते हुए बोला, नीलामी खत्म हो गई है। क्या मुझे अब मेरे पैसे मिल सकते हैं? करिश्मा आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और विमोहक लग रही थी और विवान के करीब आ गई। तुमने अभी अभी मेरा इस्तेमाल किया और अब तुम पैसे के लिए भाग रहे हो। छोटे भाई, तुम वाकई बहुत विचारशील नहीं हो। करिश्मा ने नाराजगी का ढोंग किया। इतनी निकटता पर करिश्मा का शरीर लगभग पूरी तरह से विवान के शरीर से सटा हुआ था। विवान अपनी छाती की मनमोहक कोमलता को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। चुड़ैल काले लबादे के नीचे विवान ने मन ही मन कोसते हुए कहा। कमरे में फिर से सूखी खांसी की आवाज सुनाई दी। पुष्कर थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था और विवान से बोला, छोटे भाई, जल्दी मत करो। तुम्हारे नीलामी के पैसे तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही भेज दिए जाएंगे। फिर बूढ़े व्यक्ति ने फिर से करिश्मा की ओर देखा और उसे याद दिलाया, मिस, कृपया अपने शब्दों और कार्यों का ध्यान रखें। करिश्मा ने आंखें घुमाई और अंततः अनिच्छा से विवान से दूर चली गई। छोटे भाई, तुम बहुत दिलचस्प हो। जैसे ही वह दूर हुई, उसने विवान को एक और मोहक मुस्कान दी और उसके बगल में बैठ गई। मोहक सुगंध कभी कभी उसकी नाक में तैरती रहती थी, जबकि विवान मन ही मन चुड़ैल को कोस रहा था। वह थोड़ा हैरान भी था। पुष्कर इस ट्रेजर पवेलियन का मुख्य प्रबंधक था, एक बहुत उच्च पद पर था। फिर भी अब वह करिश्मा को मिस कह रहा था। इस मोहक महिला की पहचान क्या थी? वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक साधारण नीलामकर्ता नहीं थी। जैसे ही विवान इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, करिश्मा की आवाज फिर से गूंजी। उसकी सुंदर, पतली, पानीदार आंखें सीधे विवान को घूर रही थीं। क्या छोटा भाई वाकई एक सरणी मास्टर है? क्या तीनों फ्यूजन मार्शल मार्क्स स्क्रॉल छोटे भाई ने खुद बनाए थे? एक 16 वर्षीय सरणी मास्टर बहुत छोटा था। उत्तरी ज्वाला साम्राज्य के इतिहास में इतना युवा सरणी मास्टर कभी नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सरणी महारत बेहद उच्च थी। इससे करिश्मा वाकई हैरान थी। हाँ, विवान का जवाब संक्षिप्त था। ऐसी खतरनाक महिला के साथ इतनी निकटता से बातचीत करते हुए उसे वाकई ऐसा लग रहा था जैसे वह पतली बर्फ पर चल रहा हो। करिश्मा की आंखों में आश्चर्य की एक चमक कौन थी। हालांकि उसने शुरू से ही बहुत संदेह नहीं किया था, फिर भी विवान को खुद यह स्वीकार करते हुए सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने विवान को ऊपर से नीचे तक देखा और एक पल बाद करिश्मा ने संदेह का एक संकेत दिखाया और कहा, छोटे भाई, तुम्हारा सरणी मास्टर का प्रतीक कहाँ है? क्या तुम इसे नहीं पहने हो? प्रतीक? विवान थोड़ा हैरान था। करिश्मा और पुष्कर ने एक दूसरे को देखा। दोनों थोड़े अजीब लग रहे थे। पुष्कर ने अपनी छाती पर एक पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है। एक सरणी मास्टर को सरणी मास्टर गिल्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद गिल्ड उनकी योग्यता और शक्ति के आधार पर एक संबंधित स्तर का प्रतीक जारी करेगा। क्लाउड सिटी में यही सरणी मास्टर गिल्ड की एक शाखा है। क्या छोटे भाई को कभी प्रमाणित नहीं किया गया? काले लबादे के नीचे विवान हिल गया। सरणी मास्टर गिल्ड भी था, यह उसने पहली बार सुना था। मैंने अभी अभी सरणी कलाएं सीखी हैं, इसलिए मैं अभी तक नहीं गया, विवान ने कहा। यह सुनकर पुष्कर और करिश्मा दोनों चौंक गए। बस सीखा? उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों सदमे में थे। उसने बस सीखा और पहले से ही इस स्तर का कौशल है। यह राक्षसी प्रतिभा कहाँ से आई? पुष्कर का मुंह थोड़ा हिल गया
और उसने कहा, जब तुम्हारे पास कुछ खाली समय हो छोटे भाई, तुम्हें जल्द से जल्द सरणी मास्टर गिल्ड में प्रमाणीकरण के लिए जाना चाहिए। तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हारी रैंक निश्चित रूप से कम नहीं होगी। उस समय सरणी मास्टर गिल्ड द्वारा जारी किए गए प्रतीक के साथ तुम्हारी दैनिक गतिविधियाँ बहुत अधिक सुविधाजनक होंगी, और अगर तुम्हें कुछ और नीलाम करना है तो कीमत भी अधिक होगी। काले लबादे के नीचे विवान चकित था। प्रमाणीकरण के बाद ऐसी अच्छी चीजें भी थीं। उसने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद, मैं बाद में जाऊंगा। तभी दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी और एक महिला परिचारिका अंदर आई। करिश्मा को एक बैंगनी कार्ड सौंपते हुए करिश्मा ने मुस्कुराते हुए उसे विवान को सौंप दिया। मोहक मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, 60,000 स्पिरिट कॉइन में से 3% कमीशन काटने के बाद 42,000 शेष हैं। मैंने विशेष रूप से किसी को तुम्हारे लिए एक उच्च स्तरीय आत्मा भंडारण कार्ड की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ, है ना? 42,000 स्पिरिट कॉइन बस उन्हें गिनना ही एक चौंकाने वाली राशि थी। इससे भी उच्च मूल्य वर्ग की तो बात ही क्या। इसलिए उत्तरी ज्वाला साम्राज्य ने बैंकों के समान संस्थान स्थापित किए थे जो विभिन्न स्तरों के धन भंडारण कार्ड जारी और रिकॉर्ड करते थे। इन कार्डों के धारक किसी भी पास के बैंक से किसी भी समय आवश्यक स्पिरिट कॉइन निकाल सकते थे। धन्यवाद, विवान ने कहा, सोचते हुए कि अगर उसे 42,000 स्पिरिट कॉइन को अपने नंगे हाथों से मार्शल मिशन वापस ले जाना पड़ता तो यह वाकई थोड़ा मुश्किल होता। मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है छोटे भाई, तुमने ट्रेजर पवेलियन को एक ही बार में 18,000 स्पिरिट कॉइन की उदार आय दिलाई है। करिश्मा आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, फिर विषय बदल दिया, अपना चेहरा विवान के करीब लाते हुए। बेशक मुख्य कारण यह है कि मुझे तुम्हारे साथ एक जुड़ाव महसूस होता है। साधारण लोगों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता है, तुम्हें पता है। मोहक शारीरिक सुगंध तैर गई और काले लबादे के नीचे विवान ने अपने गालों को थोड़ा लाल महसूस किया। हाथ में पैसा लेकर विवान अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। वह खड़ा हुआ और पुष्कर और करिश्मा से कहा, माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। करिश्मा धीरे से हंसी, ठीक है, मैं किसी को तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए कहूंगी। जब तुम्हारे पास समय हो तो अक्सर आना याद रखना। करिश्मा ने ताली बजाई और पहले वाली खूबसूरत महिला परिचारिका फिर से अंदर आई। उसके कहने पर परिचारिका ने विवान को सम्मान पूर्वक कमरे से बाहर निकाला और गलियारे से तेजी से गायब हो गई। विवान के दूर जाते हुए आकृति को देखते हुए करिश्मा के चेहरे पर मोहक आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ गया। एक 16 वर्षीय सरणी मास्टर, वाकई आश्चर्यजनक। अंकल पुष्कर, क्या आप उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं? करिश्मा ने धीरे से कहा। पुष्कर ने सिर हिलाया, मैं नहीं जानता। कुछ पल सोचने के बाद करिश्मा ने कहा, क्या हमें उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता है? पुष्कर चौंक गया और जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं। क्यों? करिश्मा उलझन में थी। पुष्कर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और कहा, मिस, कृपया ध्यान से याद करें, जब वह युवक हमारे ट्रेजर पवेलियन आया तो वह पूरी तरह से एक काले लबादे से ढका हुआ था। स्पष्ट रूप से कोई नहीं चाहता था कि कोई उसकी पहचान जाने। यदि हम उसकी पृष्ठभूमि की आकस्मिक रूप से जांच करते हैं तो इससे वह अप्रसन्न हो सकता है और यह अच्छी बात नहीं है। थोड़े विराम के बाद पुष्कर का भाव असाधारण रूप से गंभीर हो गया। उसने आगे कहा, इसके अलावा मिस, इतनी कम उम्र में इतनी महारत वाला एक 16 वर्षीय सरणी मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि वह बहुत राक्षसी है? और अगर वह खुद इतना राक्षसी है तो उसे सरणी कलाएं सिखाने वाला व्यक्ति कितना भयानक होगा। एक सरणी मास्टर के रूप में खेती के लिए एक अनिवार्य शर्त की आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तरीय सरणी मास्टर सरणी पैटर्न प्रदान करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। इसलिए पुष्कर ने पहले ही यह मान लिया था कि विवान की सरणी तकनीकें भी किसी ने सिखाई होंगी। अंकल पुष्कर, आपका मतलब है? करिश्मा का भाव सूक्ष्म रूप से कठोर हो गया। पुष्कर ने सिर हिलाया और कहा, उसकी पहचान की आकस्मिक रूप से जांच बिल्कुल न करें। वह युवक अपेक्षाकृत आसानी से घुल मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे उसका शिक्षक नहीं हो सकता। युवक द्वारा प्रदर्शित सरणी महारत को देखते हुए उसका शिक्षक बेहद भयानक होना चाहिए। यदि हम उसकी जांच करते समय गलती से उसके शिक्षक को नाराज कर देते हैं तो यह हमारे ट्रेजर पवेलियन के लिए और यहाँ तक कि हमारे पीछे के परिवार के लिए भी एक अनावश्यक बड़ी मुसीबत हो सकती है। आपको पता होना चाहिए, वे शिखर स्तर के सरणी मास्टर विनाश के स्रोत मात्र हैं। वे शून्य में हत्या सरणियों को उकेर सकते हैं और एक बड़े परिवार को नष्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। यह सुनकर करिश्मा का भाव और भी गंभीर हो गया। अंकल पुष्कर, आप सही कह रहे हैं। इस बार करिश्मा वाकई जल्दबाजी में थी। करिश्मा ने कहा। पुष्कर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मिस, तुम अभी भी बहुत छोटी हो, उस युवक से केवल 2 साल बड़ी हो। अपने साथियों की तुलना में तुमसे अधिक उत्कृष्ट बहुत कम हैं। इसलिए कृपया चिंता न करें मिस, भविष्य अभी लंबा है और मुझे विश्वास है मिस, तुम निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट महिला के रूप में विकसित होगी जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करेगी। अंकल पुष्कर, मुझे चिढ़ाओ मत। करिश्मा ने अपनी जीभ बाहर निकाली, लगभग ऐसे अभिनय कर रही थी जैसे वह रूठ गई हो, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी और थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, ओह ठीक है अंकल, अभी अभी उन 3 फ्यूजन मार्शल मार्क्स की नीलामी के दौरान मुझे कुछ बहुत दिलचस्प लगा। ओह, वह क्या है? पुष्कर थोड़ा हैरान था।
करिश्मा की सुंदर आंखें चमक उठीं और उसने कहा, उस लड़के का क्लाउड सिटी के राणा परिवार से कुछ शिकायतें लगती हैं। तुरंत करिश्मा ने नीलामी के दौरान हुई घटना को दोहराया। पुष्कर हिल गया। ऐसी बात वाकई हुई। थोड़े विराम के बाद बूढ़े व्यक्ति ने चंचल अनादर का एक संकेत दिखाया और उपहास किया। एकमात्र छोटा व्यापारी परिवार एक सरणी मास्टर को नाराज करने की हिम्मत करता है। उन्हें वाकई नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। करिश्मा ने अपना बायां हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा। उसकी सुंदर आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसकी आलसी मुद्रा उसे और भी मोहक बना रही थी। उसका राणा परिवार से झगड़ा है। कितना दिलचस्प। जब विवान मार्शल मिशन में अपने निवास पर लौटा तब तक आसमान पहले ही धुंधला हो रहा था। सरणी पैटर्न को अंकित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों का बड़ा ढेर लेकर विवान सीधे अपने निवास पर वापस गया और खरीदी गई सामग्रियों को अटारी में सावधानी से रखा। 42,000 स्पिरिट कॉइन। अब मेरे पास 37,000 बचे हैं। मैं साक्षी को बाद में 1,000 वापस करूंगा, विवान ने मन ही मन सोचा। पर्याप्त स्पिरिट कॉइन के साथ उसने केवल सुपर हाई ग्रेड सामग्री खरीदी और गोलियां और लंबी तलवार सस्ती नहीं थी, इसलिए उनकी कीमत उसे सीधे 5,000 स्पिरिट कॉइन पड़ी। हालांकि विवान को अब इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस समय उसके लिए 5,000 स्पिरिट कॉइन वास्तव में नगण्य थे। पैसे होने में वाकई अच्छा लगता है। ईमानदारी से कहूँ तो अचानक इतने सारे स्पिरिट कॉइन होने पर विवान अभी भी थोड़ा उत्साहित था। उत्साह के बाद उसका दिल फिर से हिल गया और उसने सोचा, लगता है उसे अन्वी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए। 2 साल पहले सेन परिवार की संपत्ति राणा परिवार ने पूरी तरह से निगल ली थी। उसके बाद सेन परिवार के भाई बहनों का जीवन भयानक हो गया, तेजी से गिर गया। पिछले 2 वर्षों में अन्वी ने वाकई बहुत कुछ झेला था। उसने जो कपड़े पहने थे वह बहुत पुराने थे, लेकिन फिर भी छोटी लड़की ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की थी। इसके बजाय वह और भी सुशील और समझदार हो गई थी। मैं इसके लिए साक्षी से मदद करने के लिए कहूँगा। अन्वी के बारे में सोचते हुए विवान की आंखें नरम हो गयीं। गहरी सांस लेते हुए विवान ने फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर का संचार किया। 1 घंटे के बाद उसने खेती बंद कर दी और स्पिरिट गैदरिंग मार्क का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगले आधे महीने के लिए विवान ने गोलियों के साथ अपनी खेती में सहायता करने के लिए स्पिरिट गैदरिंग मार्क्स को अंकित करने की योजना बनाई। आधे महीने के भीतर उसने बॉडी रिफाइनमेंट के 6ठे स्तर को तोड़ने और शैडो फायर फिस्ट और स्टार्टलिंग विंड्सवॉर्ड आर्ट को ग्रैंड अकम्प्लिशमेंट तक विकसित करने का इरादा किया।